सविता एक छोटे से शहर में रहने वाली लड़की थी। सविता की सास एक मॉडर्न जमाने के चमकीले सूट पहना करती थी। सावित्री को बहुत शौक था चमकीले सूट पहनने का और उसकी बहू सविता बहुत सादे सिंपल स्वभाव की थी। सविता को चमकीले कपड़े का बिल्कुल शौक नहीं था। माँ जी, आपने ये चमकीला सूट पहना हुआ है रात के समय, आप कहीं जा रही हैं क्या? पता नहीं कहाँ से ये गवार बहू मेरे पल्ले पड़ गई। अब तुझे कौन बताए, अगर इंसान ने चमकीले कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे कहीं जाना ही हो। सावित्री ऐसा बोलकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। इस बुढ़िया को शर्म नहीं है, बुढ़ापे में भी इसको जवानी आ रही है, ऐसे चमक धमक के सूट पहनती है। पता नहीं क्या करके मानेगी ये बुढ़िया, जो चमक देखना भी पसंद नहीं करती और ये रोज रोज पहनकर तैयार हो जाती है। खड़ी खड़ी क्या सोच रही है, जा मेरे लिए चाय बना कर ला। सविता सावित्री के लिए चाय बनाने चली जाती है। तभी सावित्री की पड़ोसन अर्पिता आ जाती है। सावित्री बहन, आज कहीं शादी में जा रही है क्या, जो तूने चमकीला सूट पहना है? जरूरी नहीं कि चमक धमक के सूट किसी शादी में ही पहने जाए। मुझे ये चमकीले सूट पहनना बहुत पसंद है, इसलिए मैं इन्हें पहन लेती हूँ। अरे सावित्री बहन, गुस्सा क्यों होती है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। मुझे लगा ये चमकीला सूट पहना हुआ है तो शायद कहीं जा रही होगी। इतनी उम्र हो गई और इसको अब जवानी दिखानी है। पता नहीं क्या किसको दिखाना चाहती है। खैर, मुझे क्या, दुनिया में किसी को कुछ भले के लिए बोलो तो बुरा ही लग जाता है। क्या सोचने लग गई सावित्री बहन, कैसे आना हुआ मेरे घर पे? सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सब ठीक है। मैं बस इसीलिए आई हूँ, मैं बाजार जा रही थी कुछ फल लेने, तो सोचा तुझसे भी पूछ लूं। हाँ बहन, मुझे भी कुछ सब्जियाँ लानी है। अर्पिता और सावित्री बाजार जा रही होती है कि तभी सविता चाय लेकर आती है। सविता सावित्री और अर्पिता को देखकर बोलती है, माँ जी, कहाँ जा रहे हो आप दोनों? मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ। हाँ बहू, जब तू चाय बनाने गई थी तभी अर्पिता आई थी बाजार जाने के लिए, तो सोचा मैं भी संग जाकर बाजार से कुछ सब्जियाँ ले आऊँ। हाँ माँ जी, मैं आपसे बोलने वाली थी, रसोई में सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं। वैसे माँ जी, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, आप ये चमकता हुआ सूट पहनकर जाओगी, कोई क्या सोचेगा? बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, मैं कुछ पहनूं या ना पहनूं, इससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जा जाकर अपना काम कर और अपने काम से काम रख। सावित्री अपनी बहू सविता को सुनाकर अपनी पड़ोसन के साथ बाजार चली जाती है। बाजार में सावित्री को चमकीला सूट पहना हुआ देखकर सबकी नजर सावित्री पर रहती है। तभी एक बूढ़ा आदमी सावित्री को देखकर आवाज लगाता है, आय हाय, क्या लग रही है? कुछ भी। मेरी चमक छल्लो, ये चमकीला सूट पहनकर इधर तो आ एक बार, मेरी चमक छल्लो। सावित्री बहन देख, बाजार में तुझे लोग छेड़ रहे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तेरे साथ साथ मुझे भी सब घूर घूर कर देख रहे हैं। अर्पिता बहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कितना भी भोंकता रहे, आई डोंट केयर। ये दुनिया ही ऐसी है और दुनिया को दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं पहनती हूँ। मुझे चमकीले सूट पहनना पसंद है तो मैं पहनती हूँ। सावित्री, थोड़ी तो शर्म कर। और तेरे बड़े बड़े लड़के हैं, बहू हैं, तुझे अपनी उम्र के हिसाब से साड़ी पहननी चाहिए। चमकीले सूट पहनने की कोई उम्र नहीं होती, और मेरी उम्र ही क्या है, मेरे एक बेटे की ही तो शादी हुई है, मैं बूढ़ी थोड़ी ना हुई हूँ अभी। सावित्री, तुझसे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। सावित्री और उसकी पड़ोसन अर्पिता बाजार से बहस करती हुई घर पहुंच जाती है। अर्पिता के इतना समझाने के बाद भी सावित्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। सूरज ढलने के बाद, बहू, खाना बन गया, ले आ सभी के लिए। हाँ माँ जी, खाना तैयार है, मैं सभी के लिए परोस देती हूँ। शाम होते ही रमेश और हेमंत ऑफिस से आ जाते हैं और सभी बैठकर साथ में खाना खाते हैं। तभी हेमंत अपनी माँ से बोलता है, माँ, आज आप कहीं गए थे क्या, जो आपने ये चमकीला सूट पहना हुआ है? नहीं हेमंत, मुझे चमक धमक के सूट अच्छे लगते हैं इसलिए पहना है, और अभी मेरी उम्र ही क्या है जो मैं सादे कपड़े पहनूं। इस बुढ़िया की उम्र इतनी हो गई है और बोल रही है कि मेरी उम्र ही क्या है। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी सविता अपने पति से कमरे में जाकर बोलती है, रमेश जी, आप माँ जी को कुछ बोलते क्यों नहीं? वो इस उम्र में साड़ी पहनने की बजाय चमकीले सूट पहनती है, समाज क्या सोचेगा? सविता, माँ को शौक है चमकीले सूट पहनने का तो वो पहनती है। वो क्या पहनती है क्या नहीं पहनती है इसमें दखलंदाजी मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा।
अपने काम से काम रखो। माँ भी ऐसी और बेटा भी ऐसा, जिन्हें किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कोई कुछ कर रहा है किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और वो बुढ़िया पोता खिलाने की उम्र में नई बहू बनना चाहती है। सविता मन ही मन बोलने के बाद सो जाती है। सुबह होते ही रमेश और उसका पति ऑफिस चले जाते हैं। सविता अपने सभी काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब क्या ही बताऊं बहन, बस मेरे छोटे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे जिससे मैं उसकी शादी कर दूं। मैं तो गंगा नहा लूंगी फिर। चलो, हेमंत के रिश्ते की भी बात हो गई। अब कल हेमंत के लिए भी रिश्ता पक्का हो जाएगा। जल्द ही इसकी शादी हो जाएगी। मेरी तो चिंता खत्म। सविता बहू, जरा मेरे लिए एक कप चाय लाओ। सावित्री की आवाज सुनकर सावित्री के लिए चाय बनाकर लाती है। माँ जी, लीजिए चाय। बहू, वो कल हेमंत को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। कल के लिए कुछ अच्छा सा सामान ले आती हूँ और तू भी एक अच्छी सी साड़ी पहन लियो। माँ जी, बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात बोलूं। कल देवर जी को देखने के लिए लड़की वाले आएंगे, तब भी आप ये चमकीला सूट पहनोगी क्या? तो लड़की वाले क्या सोचेंगे? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा? आखिर हम मॉडर्न जमाने के हैं और लड़की वाले भी अच्छे घर से हैं। तू भी अच्छी सी साड़ी पहन लियो, मेरी नाक मत कटने दियो। सावित्री सामान लेने के लिए चमकीला सूट पहनकर मार्केट चली जाती है। तभी मार्केट में अर्पिता का पति नीरज सावित्री को चमकीला सूट पहनकर देखता है और इतना सज-धज कर जाते हुए देखता है और मन ही मन कुछ बोलता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ये सावित्री भाभी जी तो बड़ी सज धज के और चमकीला सूट पहनकर रहती है। इसका पति तो भगवान को प्यारा हो गया, फिर भी इसका लुक देखकर लगता नहीं कि इसको अपने पति की कमी महसूस होती है। और एक हमारी लोगाई हमारे होते हुए भी सादा रहती है। खैर मुझे क्या, मैं तो मजे कर लेता हूँ। भाभी जी नमस्ते। आप तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं, चांद से भी सुंदर। एक तो आपकी खूबसूरती, ऊपर से ये चमकीला सूट, उफ। ओ थैंक यू भाई साहब। अरे भाभी जी, भाई साहब बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। अभी मेरी उम्र है ही क्या। नीरज सावित्री से भरे बाजार में मजे ले रहा था। सावित्री को लग रहा था कि वो चमकीले सूट पहनकर और सज-धज कर बहुत सुंदर लग रही है, पर वो सावित्री की गलतफहमी थी। सावित्री की तारीफ नहीं बल्कि मजाक बनाया जा रहा था। सावित्री इस गलतफहमी में जीकर खुश हो रही थी। सावित्री शर्माते हुए घर आ जाती है। फिर अगली सुबह हेमंत को देखने के लिए लड़की के पिता शंकर आता है। सावित्री को देखकर उसके पहनने के तरीकों को देखकर बोलता है, माफ़ करना बहन जी, मुझे ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं देनी। जहाँ सास मॉडल बन के घूमती हो तो वहाँ बहू पर क्या असर पड़ेगा। माफ़ करना, ये रिश्ता नहीं हो सकता। शंकर सावित्री के पहनावे को देखकर अपनी बेटी के रिश्ते के लिए मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। माँ, आप अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े नहीं पहन सकती क्या? ये चमकीले सूट पहना आपको शोभा देता है? भाभी को देखो, भाभी की तो उम्र भी है लेकिन वो तो नहीं पहनती। उनको ही देख के थोड़ी शर्म कर लेती आप। माँ, एक बार भी आपने सोचा कि लोग क्या कहेंगे? मुझे माफ कर दो बेटा, अब से मैं चमकते हुए सूट नहीं पहनूंगी, जिसकी वजह से तुम्हें भी समाज में किसी से सुनने को मिले। अपनी उम्र के हिसाब से ही मैं सादी सिंपल साड़ी पहनूंगी। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटे हेमंत से माफी मांग लेती है। नेहा, तुझे पता है आज मैं कितनी ताजा खबर लेकर आई हूँ? नहीं, बता क्या बात है? आज जब मैं ऑफिस जा रही थी तब मैंने रीता को किसी आदमी के साथ देखा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? होगा कोई और, क्या पता उसको कोई और रिलेटिव ही हो। नहीं यार नेहा, जब मैंने उसको देखा था ना तो मैं हिल गई थी। पता भी है वो कैसे थे एक साथ? नहीं, बता। यार उस आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रखा था, साथ ही वो उसके साथ हरी ठिठोली करते हुए आ रही थी। पता नहीं आज ऑफिस आएगी भी या नहीं। यार छोड़ ना, हमें क्या। हाँ वो बात तो सही है, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुझे बता दूं, आखिर वो तेरी बेस्टी है। खैर मैं भी ना जाने कितनी ही पागल हूँ। अब देखना मैं बता भी रही हूँ तो किसे? वैसे तू उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे तो सारी बातें पता ही होंगी ना। नहीं, मुझे नहीं पता। और ये क्या बार बार बोले जा रही है कि तुझे पता है, तुझे पता है। ठीक है ना, नहीं पता तो। और हाँ, तूने ये बात मेरे सामने बोल दी है, ठीक है, पर ये बात किसी और के सामने मत बोलियो, समझी? पर नेहा मैं तो। बस भी कर। प्रीत कुछ बोल पाती उससे पहले ही नेहा वहाँ से चली जाती है और उसको देखकर वो खुद से कहती है, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो ये इतने गुस्से में चली गई? खैर मुझे क्या, मैंने तो इसको बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इसे बताना चाहिए। अब ये नहीं सुन रही तो मैं क्या कर सकती हूँ।
इतना बोलकर प्रीत अपने सिस्टम पर काम करने लगती है। कुछ देर बाद अब रीता ऑफिस आती है। रीता को देखकर प्रीत उसके पास जाती है और उससे कहती है, रीता कैसी हो तुम? मैं तो एकदम अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आई हूँ। तुम अगर मेरी बात कभी किसी को ना बताओ तो क्या मैं... हाँ बताओ ना, क्या बात है? नेहा और तेरे बीच में कोई लड़ाई चल रही है क्या? मतलब मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस यूं ही पूछ रही हूँ। क्यों, उसने कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं तो बस यूं ही पूछ रही हूँ। वो मैं तुम दोनों को काफी नोटिस कर रही हूँ ना, बस इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा, क्या नोटिस कर लिया तूने जो तू मुझसे पूछ रही है? आज जब मैंने तुझे उस आदमी, मेरा मतलब है उस लड़की के साथ देखा था, तो मैंने ये बात उसे बता दी, ये सोचकर कि उसे पता होगा। पर पता नहीं क्यों उसने तेरे बारे में कुछ ढंग से सुना नहीं और उठकर चली गई। अच्छा ऐसा है, तो मेरी बात सुन, आज के बाद तू मुझे कहीं भी किसी के भी साथ देखेगी ना, तो किसी को भी कुछ मत बताइयो, खासकर नेहा को। अरे पर हुआ क्या है, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? उससे तेरे बारे में बात की तो वो चिढ़ गई, अब तुझसे कर रही हूँ तो तू ऐसे कर रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं तो तुम लोगों को अपना मानती हूँ, बस इसलिए तुम लोगों को सारी बात बता देती हूँ, पर तुम लोग तो मुझ पर ही भड़क जाते हो। अच्छा सॉरी, अब से नहीं बोलूंगी। तुझे मुझसे जो कुछ भी शेयर करना है तो तू मुझे बता सकती है। वो ठीक है, पर ये बता कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हुई है? क्या बताऊं यार उसको, अगर मैं कुछ भी समझाती हूँ तो बोलती है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। अब जब उसने मुझे ये बात बोल दिया तो ठीक है, मैं नहीं बोल रही उससे। भाई मैं क्यों ही बात करूँ उससे, जब उसको ही नहीं पसंद कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कोई बात करे। क्या यार तुम दोनों भी ना, इतनी छोटी सी बात पर कोई लड़ता है क्या? उसने तुझे बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू उसको कुछ नहीं बोलेगी। अरे भाई तू उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे एक बार बात तो करके देख, क्या पता वो मान जाए। और वैसे भी रीता, अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम दोनों अपनी दोस्ती खराब मत करो, एक बार उससे बात करके देख। हाँ यार तू सही बोल रही है, चल मैं लंच में उससे बात करती हूँ। इतना बोलकर रीता अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कुछ देर बाद जब नेहा का काम खत्म हो जाता है, तब नेहा प्रीत के पास आती है और उससे कहती है, प्रीत, मैं क्या पूछ रही थी कि तुम रीता के पास गई थी तो उसने कुछ कहा था क्या तुमसे? कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में उससे कुछ बात नहीं करी। उसने कहा कि उसको तुमसे बात नहीं करनी, क्योंकि तुमने उसे कहा कि तुम उससे बात नहीं करना चाहती, साथ ही तुम उससे जलती हो। क्या मैं उससे जलती हूँ? वो ऐसे कैसे कह सकती है? मैंने तो उसको कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। पर कोई बात नहीं नेहा, अगर उसने तुझे ऐसा कहा है ना, तो अब तू उससे ही नहीं बात करेगी। बहुत हो गया, बहुत सोच लिया तूने उसके बारे में। एक तो वो गलत है, ऊपर से वो मुझे ही गलत बोलती है। इससे तो अच्छा ये दोस्ती ही ना हो। नेहा तुम क्या सोचने लगी? प्रीत की बात सुनकर नेहा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसकी पूरी बात सुने बिना ही वो अपना हाथ दीवार पर पटक कर बाहर चली जाती है। ये देखकर प्रीत को कुछ समझ नहीं आता और वो भी अपना काम करने लगती है। कुछ घंटों बाद जब लंच होता है तो रीता अपना लंच लेकर नेहा के पास जाती है, पर नेहा उसे गुस्से में घूरकर वहां से चली जाती है। ये देखकर रीता को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कैबिन में आकर खाना छोड़कर रोने लगती है, पर ये सब प्रीत देख लेती है। प्रीत उसे रोता हुआ देखकर उसके पास जाती है और उससे कहती है, रीता क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ प्रीत, तुम जाओ यहाँ से। देख रीता, भले ही मेरी कोई दोस्त नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को ना समझूं। मैं तुझे बहुत अच्छे से समझती हूँ। बता क्या हुआ? और वैसे भी तू तो नेहा के पास लंच करने गई थी ना? हाँ गई थी, लेकिन मैडम ने मुझे इग्नोर कर दिया और गुस्से में वहाँ से चली गई। चली गई? पर क्यों? यार मैं नहीं जानती, पर तुझे पता है मेरे साथ जो लड़का था वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। उनके साथ घूमती हूँ फिरती हूँ, मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, उनके दोस्त के बारे में भी सब पता है, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। तो इन सब में वो कहाँ से आ गए? वो यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मोहित के एक दोस्त से नेहा बात करती थी। उसने मुझे ये बात नहीं बताई, पर जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसको काफी समझाया, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में किसने क्या भर दिया। इसने मेरी बात नहीं मानी और मुझसे ये बोलकर दोस्ती तोड़ गई कि तू मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। अब भाई मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी मुसीबत में पड़े।
रीता प्रीत से ये सब बोल ही रही होती है, तभी नेहा उसकी सारी बातें सुनते हुए वहाँ आती है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, अगर मैंने तुझे ये बोल दिया तो तू क्या सच में मुझसे दोस्ती तोड़ देगी? तूने ये नहीं सोचा कि उस समय मैं किस सिचुएशन में रही होंगी? मैंने ऐसा कहा और तूने मान लिया। और क्या बोल रही थी तू कि तुझे मुझसे बात नहीं करनी, साथ ही मैं तुझसे जलती हूँ। बताइए मैं कब जली तुझसे? मैंने ऐसा कब कहा और ये तुझे किसने कहा है? प्रीत ने। प्रीत का नाम सुनते ही रीता को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से एक चाटा मारती है और कहती है, प्रीत मैं तुझे भी अपना दोस्त समझती हूँ, पर तूने क्या किया? तूने मेरे और नेहा के बीच में ही आग लगवाने की सोची। अरे लालच है तुझ पर। तू बोलती थी ना कि कोई तेरा दोस्त नहीं है, तो अब सुन सच्चाई। पता है तेरा कोई दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि तेरी आदत ही है इधर की उधर करना। मैंने कुछ इधर से उधर नहीं किया। और रही बात बताने की, तो मैं तुम दोनों के बीच बात करवाना चाहती थी। बस इसलिए मैं नेहा को सारी बात बताना चाह रही थी कि तू आज लंच में उसके पास जाएगी, पर नेहा ने ही मेरी बात नहीं सुनी। आधी अधूरी बात सुनकर नेहा अपने हाथ को पटक कर बाहर चली गई। और सच बताऊं तो इसमें गलती सच में तुम दोनों की नहीं है, गलती मेरी थी कि मैंने तुम दोनों को एक करना चाहा। मैं ही चाहती थी कि तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओ। रीता ध्यान से सुनना, यहाँ पर किसी ने तुम्हें ये सलाह नहीं दी कि नेहा अच्छी है, पर मैंने दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों की दोस्ती ना टूटे। और नेहा पहले तुम मेरी पूरी बात जान लेना और समझ लेना, यूं ही किसी को जज करना सही नहीं है। और हाँ, अगर मेरे दोस्त नहीं है ना तो अच्छा ही है, मेरे दोस्त नहीं है। अगर दोस्ती में इतनी गलतफहमियां होती हैं तो मुझे चाहिए ही नहीं दोस्त। अपनी बातें पूरी कर प्रीत अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रीता और नेहा एक बार फिर दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों प्रीत के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। संध्या अपनी दोस्त सना के साथ साड़ी पहनकर लाइब्रेरी जा रही होती है, जिस पर सना उससे बोलती है, ओफो यार, तू ऐसे बन के क्यों आती है? तू ऐसी ड्रेस में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जस्ट चिल बेबी। इतना बोलकर संध्या चलते चलते अपनी साड़ी उतारने लगती है। वहीं से एक समर नाम का लड़का अपने घर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर संध्या पर पड़ती है और थोड़ी देर के बाद वो संध्या को शॉर्ट ड्रेस में देखता है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं संध्या अपनी दोस्त से बोलती है, अब बोल कैसी लग रही हूँ? बवाल। अरे बवाल लग रही है, बवाल। इतना बोलकर दोनों दोस्त हंसते हुए लाइब्रेरी चली जाती हैं। वहीं समर अपने दोस्त संदीप को फोन करके उसे सब बताता है और कहता है, भाई हेल्प कर अपने भाई की और बता कैसे पटाऊं उसे। भाई तू टेंशन मत ले, मैं पटा लूंगा। साले मुझे पटानी है, तुझे नहीं। तेरे पास पहले से ही 2 बंदी है ना। तेरा भाई सिंगल बैठा है यहाँ पे और मेरे बारे में नहीं सोच सकता तू। संदीप उसके लिए कुछ सोचता है और दोनों दोस्त अगले दिन उसी जगह पर मिलते हैं जहाँ समर ने संध्या को पहले देखा था। उसी समय एक बार फिर से संध्या सना के साथ रोज की तरह लाइब्रेरी जा रही थी। तभी समर संदीप को दिखाते हुए बोलता है, यही है तेरी होने वाली भाभी। अरे भाभी का छोड़ो, उसके साथ वाली। अरे क्या लग रही है। ओए साले तुम मेरी सेटिंग करवाने आए अपनी। भाई गुस्सा क्यों होता है? तेरा भाई अभी जिंदा है। सुन, इसकी पहले कुछ मस्त फोटो ले लेते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। समर बिल्कुल वैसा ही करता है और वो चुपके से संध्या की फोटोज लेने लगता है, पर सना को उस पर शक हो जाता है, तो वो ये बात जाकर संध्या को बता देती है। ऐसे में संध्या तुरंत समर के पास आ जाती है और उसके हाथों से फोन छीनकर बोलती है, तो मेरी फोटोज ली जा रही है छुपके छुपके? नहीं वो मैं तो बस वो तो क्या बस वो मैं? हाँ। संध्या को देखकर दोनों दोस्तों की हवा निकल जाती है और संदीप तो पतली गली पकड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी समर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, जिसके कारण संध्या से कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती। पर संध्या उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देती है और अपने हाथों से फोन देकर उसके कान के पास जाकर उससे कहती है, आई एम संध्या, नंबर सेव है तुम्हारे फोन में, कॉल कर लेना। इतना बोलकर वो हंसकर वहाँ से चली जाती है। वहीं समर खुशी के मारे
वहीं जमीन पर बेहोश हो जाता है। उसको ऐसे देखकर सना संध्या से बोलती है, अरे ऐसा क्या बोला तूने उसके कानों में कि वो नीचे ही गिर गया? वेट कर, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर के बाद समर फिर से संदीप के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। साथ ही बिना किसी देरी किए समर संध्या से कॉल पर बात करने लगता है। संध्या को समर से ऐसे बात करता हुआ देखकर सना भी सारी बात अपने आप समझ जाती है। इसी तरह अब उन दोनों के बीच में बातें करना और उनका मिलना मिलाना भी शुरू हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन पार्क में दोनों एक साथ बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। तभी समर संध्या के हाथों को चूमता हुआ उससे कहता है, डार्लिंग, मैं क्या कह रहा था कि मूवीज तो देखी होगी ना तुमने, क्यों ना हम भी कुछ वैसा ही रोमांस करें, अगर तुम बोलो तो। चलो फिर। कहाँ? अरे इश्क लड़ाने, गाना नहीं सुना क्या? किसी होटल में जाए, चलो इश्क लड़ाए। डार्लिंग, पर होटल में क्यों? इतना बजट नहीं है ना। बजट देख लो या इश्क, सस्ता इश्क नहीं होता। इश्क करने के लिए मेहनत और पैसे दोनों लगते हैं जनाब। इतना बोलकर वो दोनों होटल चले जाते हैं, जहां समर और संध्या एक कमरा बुक करते हैं। समर वहां कुछ भी नहीं बोल पाता और सारी बातें संध्या ही करती है। रूम बुक होने के बाद वो दोनों उस रूम में चले जाते हैं और संध्या वॉशरूम जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो वॉशरूम से निकलती है तो उसको ऐसे सेक्सी लुक में देखकर समर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और संध्या धीरे धीरे उसके पास आती है, साथ ही उसे किस भी करती है। तभी समर उससे बोलता है, डार्लिंग, यहाँ से चलते हैं ना, मुझे डर लग रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो सोचो, अगर यहाँ पुलिस आ गई तो। जान, एक काम करते हैं ना, हम मेरे घर चलते हैं, वहीं एक दूसरे से प्यार कर लेंगे। वैसे भी हमसे बहुत ज्यादा चार्ज लिया गया है, इतने में तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की ड्रेस दिला देता। एक नंबर के फट्टू हो और फट्टू ही रहोगे। घर पर कोई नहीं देखेगा और यहाँ कौन आएगा बताना जरा। जब कुछ करना ही नहीं था तो क्यों बोला रोमांस करते हैं। प्लीज डार्लिंग, समझो ना, मेरे घर कोई नहीं देखेगा। मैं अपनी माँ को उनकी माँ के घर भेज दूंगा, फिर घर का हर कोना अपना, कहीं पर भी जैसे मर्जी तुम चाहो वैसे रोमांस करेंगे। संध्या मान जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन समर अपनी माँ विशाखा को अपनी नानी के घर छोड़ाता है और संध्या को लेने के लिए कार से चला जाता है। समर उसके पास जाकर अपने हाथों से उसे एक हेलमेट देता है ताकि उसे कोई देख ना पाए और हेलमेट पहनाकर उसे कार में बिठा देता है और अपने घर ले आता है। पहले तो समर आसपास देखता है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा और जब सब क्लियर हो जाता है तभी संध्या गुस्से में कार से निकलकर हेलमेट को कार में रख देती है। लेकिन समर उसे ऐसे देखकर उससे बोलता है, जानू, जब तक घर में नहीं चले जाते तब तक हेलमेट मत उतारना। समर, कार में कौन हेलमेट पहनता है और इसकी हमें क्या जरूरत है? डार्लिंग, क्योंकि हेलमेट से ही हमारी सुरक्षा है, बाइक पर भी और पड़ोसियों से भी। हमें बस ये हेलमेट बचा सकता है। ये सब बोलकर समर उसे अपने घर ले जाता है और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। सारी सेफ्टी हो जाने के बाद समर संध्या को अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। वैसे ही उसके सामने विशाखा आ जाती है और अपनी माँ को अपने सामने देखकर वो संध्या को वहीं छोड़ देता है, जिसकी वजह से संध्या जमीन पर कमर के बल गिर जाती है और समर अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप तो अपनी माँ के पास गई थी ना, तो यहाँ कैसे? अरे छोड़कर तो तू आया था, पर वहाँ पर कोई था ही नहीं, इसीलिए मैं वापस घर आ गई और मुझे लगता है कि मैंने घर आकर कोई गलती नहीं की है। अब चल सीधे सीधे बता, ये लड़की कौन है? सस्ता इश्क करना था ना तुम्हें, पड़ गया ना भारी, और कर लो सस्ता इश्क ऐसे ही डर डर कर। मैं जा रही हूँ, सॉरी आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा है। माँ, ये संध्या है, तुम्हारी होने वाली बहू। समर अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देता है और विशाखा उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाती है और संध्या की माँ अर्चना को भी उन दोनों की शादी के लिए वो मना लेती है, क्योंकि विशाखा अर्चना के घर खुद उनका रिश्ता लेकर जाती है। इसीलिए अर्चना भी बिना कोई प्रॉब्लम के मान जाती है। कुछ ही दिनों के बाद
दोनों परिवार वाले मिलकर संध्या और समर की बड़ी धूमधाम से शादी करवा देते हैं, जिसके बाद वो दोनों बिना किसी खर्चे के अब कहीं पर भी खुले आम मजे से रोमांस कर सकते थे। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं और हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सस्ते इश्क वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।